हेलो फ्रेंड्स, AMIQ में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 की ओल्ड NCERT से की हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे चैप्टर 2। इसका चैप्टर फर्स्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है नगर जीवन की शुरुआत। इसमें देखेंगे नगरों का विकास कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खोज और पहनावा, व्यापार आदि चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले नगरों के बारे में। तो नगर समय के साथ साथ छोटे गांव बड़े होते गए और उन गांवों की जनसंख्या भी बढ़ती गई। मतलब जो छोटे छोटे गांव थे उनमें आबादी बढ़ी, मकान बढ़ते गए और वही छोटे छोटे गांव मिलकर नगर बन गए और नए नए धंधे की शुरुआत हुई, क्योंकि अब लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ गई थी। ये इन बड़े गांवों के निवासी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे और इसलिए वे संपन्न थे और अनाज को कपड़ा, मिट्टी, बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ों के बदले में दे सकते थे। अर्थात इस समय अब वस्तु विनिमय होने लगा था। मतलब यहाँ मुद्रा के बदले मुद्रा नहीं चलती थी, वस्तु विनिमय चलता था। अर्थात अधिकतर लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे। जैसे कुम्हार, जुलाहे और बढ़ई अपनी अपनी बनाई चीज़ों को अनाज के बदले दे लेते थे। अब हर कोई को अपने लिए अनाज उगाने की आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया और कारीगर साथ साथ रहने लगे और इस प्रकार गांव नगर बन गए। आमतौर पर शहरी जीवन के आरंभ को ही सभ्यता की शुरुआत माना जाता है। अब देखते हैं नगर कैसा होता था। तो ये ऐसा नगर होता था जिसमें एक मुख्य द्वार होता था और नगर दो हिस्सों में विभाजित होता था। एक था ऊपरी हिस्सा और एक था निचला हिस्सा। निचले हिस्से में व्यापारी, जुलाहे, कुम्हार आदि रहते थे और ऊपरी हिस्से में धान्यगार और शासक लोग रहते थे जो इस नगर पर शासन करते थे या जिनका प्रभुत्व होता था। राजनीतिक सोच। इस समय तक कुछ जो लोग सबके बारे में सोचने लगे थे। इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। लेखन ज्ञान का प्रसार शहरों के विकास के साथ हुआ, क्योंकि व्यापारी को अपना हिसाब किताब रखना होता है। शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जनसमूहों के बीच आर्थिक भिन्नता भी बढ़ती गई। कुछ लोग गरीब हो गए, कुछ लोग गरीब ही रह गए और कुछ लोग अमीर होते चले गए। समाजों के शासन के लिए कानून की आवश्यकता पड़ने लगी। साथ ही अब कुछ लोगों को विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का भी अवसर मिला और इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। नगरों की खोज। भारत में सबसे पहले जिस सबसे पुराने नगर की खोज हुई वह पश्चिम पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा नगर था। सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई वह हड़प्पा नगर था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। पिछले 40 वर्षों में पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में अन्य स्थलों की भी खोज करके सिंधु सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नए नगर खोज निकाले। जैसे चंडीगढ़ के पास रोपड़ में, दूसरा अहमदाबाद के पास लोथल में, तीसरा राजस्थान के कालीबंगा में और एक अन्य सिंध प्रांत में कोटदीजी में मिला है। इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु घाटी में बसी हुई थी, यानी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की लगभग 2500 ईसा पूर्व में, यानी आज से लगभग
4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ था। नगरों की खोज, ऐसे नगर पाए गए हैं जो मकान के स्ट्रक्चर, नींव, आधार मिले हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पहले नगर रहे होंगे। ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि विशाल स्नानागार किस सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और पूछ लिया जाता है कहाँ है, ये मोहनजोदड़ो में है ये। और अन्य नगरों की खोज जो हुई है उसकी तस्वीरें हैं, जैसे ये कहीं कहीं अलग तरीके की टेक्निक से घर बनाया गया है, वो ये इसमें देख सकते हैं। परिवेश, उस समय का माहौल कैसा था ये हम देखते हैं। तो उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिनमें आजकल पाकिस्तानी शामिल है, जंगल से ढके हुए थे। जलवायु नम और आर्द्र थी तथा सिंध और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तानी इलाके नहीं थे। मतलब जो हम आज राजस्थान में रेगिस्तान देखते हैं और पश्चिमी भाग जो पाकिस्तान में है, वहाँ वो जो आजकल रेगिस्तान है, वहाँ पहले रेगिस्तान नहीं था, वहाँ जंगल थे जहाँ लोग रहते थे। इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित थे वे जंगली जानवर थे। मतलब इस प्रदेश के लोग जंगली जानवरों से भी परिचित थे, जैसे बाघ के बारे में जानते थे, हाथी के बारे में भी वो जानते थे, और गैंडा हाथी से भी वो परिचित थे। जंगलों से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल भट्टों में किया जाता था, मकान बनाने जिनमें मकान बनाने के लिए ईंटें पकाई जाती थी। लकड़ी की नौकाएं बनाई जाती थी। भूमि उपजाऊ थी। गेहूं और जौ का काफ़ी अधिक उत्पादन होता था। गांव के लोगों को जितने अनाज की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज पैदा किया जाता था। अतिरिक्त अनाज नगरवासियों की ज़रूरत के लिए शहर को भेजा जाता था, अर्थात ये गांव ही शहरों के लिए अनाज भेजा करते थे, जहां इसे खास तौर से बनाए गए बड़े धान्यागारों या कोठारों में संचित रखा जाता था। मतलब अनाज के लिए एक बड़ा भवन बनाया जाता था जिसे धान्यागार या कोठार भी कहा जाता है। नगरवासी खेती नहीं करते थे, वे मुख्यतः शिल्पकार और व्यापारी थे। इसका अर्थ है कि अनाज केवल बड़े गांवों या छोटे गांवों में ही होता था, पैदा किया जाता था। अब देखते हैं नगर और उनके भवन कि नगर उस समय नगर कैसे थे और उनमें भवन किस तरह के बने हुए थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे। ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को दुर्ग माना गया है। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशाला और धार्मिक इमारतें थीं। मतलब मंदिर वगैरह थे। नगर का दूसरा भाग जो काफ़ी बड़ा था, निचले हिस्से में था। यहाँ लोग रहते थे और अपना अपना धंधा करते थे। यदि नगर पर हमला होता या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता तो लोग गढ़ में जाकर शरण लेते थे। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे प्रभावशाली इमारतें धान्यागारों की थी, जहाँ धान रखा जाता था। उन्हें सबसे मजबूती से बनाया जाता था। वे बड़ी सावधानी से आयताकार रूप में बनाई गई थी और नदी के नज़दीक थीं। धान्य नदी के रास्ते नावों से लाया जाता था और धान्यागारों में संचित रखा जाता था। धान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का यह सबसे अच्छा तरीका था, क्योंकि यह सस्ता और बेहतर होने के अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी। धान्यागारों का बड़ा महत्व था, क्योंकि नगरवासियों का जीवन उनके भरे रहने पर आश्रित था। अब देखते हैं मकान कैसे थे। तो मोहनजोदड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना तैयार करके बनाया गया था। सड़कें सीधी होती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थीं। दीवारों में पलस्तर और रंग किया जाता था। छतें सपाट होती थीं। खिड़कियां कम लेकिन दरवाजे अधिक होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता था और वहीं धान और
तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रखे रहते थे। स्नानागार मकान के एक अलग हिस्से में होते थे और उनकी नालियाँ की नाली से मिली होती थी। मकान में एक आंगन होता था जिसमें रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। पालतू जानवर भी होते थे, जैसे कुत्ता बकरी आंगन में रखे जाते थे। नगर के प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे मकान नहीं थे। ये मकान संभवतः व्यापारी और धनी लोगों के होते थे। हम यही भी जानती हैं कि नगरवासियों में ऐसे मजदूर भी थे जो धान्यागारों और भट्टों में काम करते थे। उनके घर छोटे छोटे कमरों में छोटे छोटे होते थे, या अर्थात वे छोटे छोटे कमरों में रहते थे। ये जैसे विशाल धान्यागार बनाए जाते थे नदी के किनारे, जिससे यहाँ अनाज आसानी से पहुँच पाता था। और ये नगर का बाकी हिस्सा, ये जैसे कई मकान झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। अब देखते हैं जनजीवन। उस समय जनजीवन कैसा था? उस समय का भोजन। तो भोजन, लोग जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी खाते थे या रोटी पकाते थे। उन्हें फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केले। वे मांस और मछली भी खाते थे। वस्त्र, अब देखते हैं वस्त्र कैसे पहनते थे या वस्त्र कैसे होते थे। वे सूत से कपड़ा बनाना जानते थे। मिट्टी के जो तकिए मिले हैं उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत कात लेती थीं। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थीं और जो कमरबंद से कसा रहता था, जिसे हम नाड़ा कहते हैं। पुरुष कपड़े की लंबी चद्दर ओढ़ लेते थे। कपड़े सूती होते थे, यद्यपि ऊन का इस्तेमाल भी होता था। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष ताबीज़ पहनते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहना करती थीं। ये आभूषण सीप की गुड़िया के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के भी बनाए जाते थे। ये हड़प्पा सभ्यता के आभूषण, जिसे हम ब्रासलेट कहते हैं, हाथ में जो पहना जाता है, ये हार और अन्य कई प्रकार के आभूषण हैं या होते थे। अब देखते हैं मनोरंजन और खिलौने। उस समय मनोरंजन के साधन क्या थे और किस प्रकार के खिलौने होते थे, इसके बारे में हम देखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे। जैसे बच्चों के लिए खिलौने थे, आजकल के इक्कों से मिलती जुलती गुड़िया, जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल थी। बच्चे गोलियां खेलते थे, लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं और बड़े आदमियों को जुआ खेलने और खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था। व्यवसाय, धंधे तथा व्यापार। देखते हैं व्यवसाय और धंधे किस प्रकार के थे। अन्य लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई के व्यवसाय में लगे थे। हड़प्पा के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे और इन्हें फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों और सुमेर को भेजते थे। कुम्हार मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे। अधिकतर बर्तन गेरुए रंग के होते थे और उन पर काले रंग में रूपांकन किया जाता था। मड़कों या मानकों तथा तावीज़ों का निर्माण भी लोकप्रिय था। ये बड़ी संख्या में मिले हैं। मड़काएँ मिट्टी, जैसे ये मिट्टी की बैलगाड़ी ऐसी बनाई जाती थी, इससे खेलते थे। जैसे गुड़िया है, जैसे लड़कियां खेलती थीं अधिकतर। पत्थर, लुगदी, शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। धातु कर्मकार तांबे और कांसे के औजार और हथियार बनाते थे, जैसे भाले, चाकू, तीर के फाल, कुल्हाड़ी, मछली फांसने के कांटे और उस्तरे। धातु की पतली चद्दर के भी बर्तन बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या मिट्टी या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मोहरें भी मिली हैं। मोहर के एक तरफ सांड या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्रों संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन मोहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए करते थे। उस समय सुमेर और फारस
कि खाड़ी के तटवर्ती नगरों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों का के व्यापारिक संबंध थे। वे एक जगह से दूसरी जगह को बराबर माल भेजा करते थे। मोहनजोदड़ो में बनी मोहरें तथा अन्य छोटी चीज़ें इराक के स्थलों से मिली हैं। निश्चित ही व्यापारियों के जीवन में बाँटों और मापों का महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से विभिन्न प्रकार के बाँट मिले हैं। इनके तौल एकदम सही सही हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों से विभिन्न प्रकार के बाँट मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक वस्तुएं, जैसे ये धातु कर्म का अलग अलग प्रकार के औजार बनाते थे। इस प्रकार की मोहरें भी मिली हैं जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। ये ऐसी और सांड बना हुआ मातृ देवी या पशुपतिनाथ की मूर्ति वाली भी मोहरें मिली हैं। धर्म देखते हैं, धर्म के बारे में किस प्रकार वहाँ उस समय धर्म कैसा था। मिस्र और सुमेर में पुस्तकें मिली हैं, किंतु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले हैं जिनसे उनके शासन समाज के बारे में कोई जानकारी मिल सके। उनके धर्म के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि वो किस धर्म का पालन करते थे या किस धर्म को मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से मात्र देवियों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। वे लोग शायद इनकी पूजा करते थे। पत्थर की एक छोटी मोहर पर उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष देवता की प्रतिमा मिली है। वे लोग कुछ पेड़ों को पवित्र मानते थे, जैसे पीपल, जो अक्सर मोहरों पर दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग अपने मृतकों को ज़मीन में गाड़ते थे, यानी कुछ लोग ज़मीन में गाड़ते थे और कुछ लोग समाधान में रखकर गाड़ते थे, यानी कब्र में रखकर गाड़ते। उनका विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है, क्योंकि उनकी कब्रों में मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं। वे लोग मृत्यु को एक अन्य लोक की यात्रा मानते थे, इसलिए वो उनके साथ कब्र में घरेलू बर्तन और शीशे रख देते थे। शवों के साथ दफनूमे वस्तुएं, जैसे ये कुछ घड़े पाए गए हैं, इनमें सामान रख देते थे। वो ऐसी चीज़ें रखते थे, जैसे कंकाल है ये। धार्मिक वस्तुएं, ये हड़प्पा के पुरुष देवता और ये इंडस वैली यूनिकॉर्न रिलीफ, मतलब ये मोहर जिस पर यूनिकॉर्न बना, इसको ये पवित्र मानते थे। ये मातृ देवी की मूर्ति या प्रकृति देवी की वो पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पतन। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्य लोग भारत में पहुंचने लगे थे, उस समय हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। यह कैसे हुआ? संभव है कि निरंतर आने वाली बाढ़ों के कारण नगर नष्ट हो गए हों, अथवा किसी महामारी या भयंकर रोग ने लोगों को सफाया कर दिया होगा। यह एक अनुमान ही है कि उस समय भयंकर रोग या महामारी आई होगी और उस समय दवाई या कोई कुछ बनाया नहीं काम आई हो, तो लोग मारे गए। जलवायु भी बदलने लगी और यह प्रदेश अधिकाधिक शुष्क और रेगिस्तान की तरह होने लगा। यही भी संभव है कि इन नगरों पर हमला हुआ और नगरवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के पतन के साथ भारत के इतिहास में एक नया दौर शुरू हुआ। 1000 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद ही पुनः नगरों का उत्थान हो सका। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। स्टे होम, स्टे सेफ।